नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 28 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की हाई प्रोफाइल सीट पर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया गया। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। महेश जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में रहे, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय में भी रहे, क्या लगता है बतौर सांसद कहां खड़े हैं, उपलब्धियां क्या रही आपकी? मैं धन्यवाद देता हूं मेरी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व, मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और उसके पीछे उनका आकलन है। पिछले 5 वर्षों में मेरी एनसीआर क्षेत्र की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक अपेक्षा जो की जाती जनप्रतिनिधि से उपलब्धता, मैं समझता हूँ मेरी उपलब्धता लोगों के लिए बहुत सहज रही। मुझे एक ऐसे नेता के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है, नरेंद्र मोदी जैसे नेता के 4 मंत्रालयों में काम करने का मौका मिला स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में। और मैं समझता हूं कि जब मैं एविएशन मिनिस्टर पहली बार बना तो मैंने अपनी लड़ाई शुरू करी थी कि अपने क्षेत्र को देश का पहला एनसीआर क्षेत्र का दूसरा एयरपोर्ट मिले। मुझे खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 समझता हूं कि इसके अंदर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इस एयरपोर्ट के अंदर, अकेले के अंदर, और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां कार्गो भी होगा, एयरपोर्ट हवाई जहाज रिपेयर का काम भी होगा, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा, एनसीआर की ज़रूरत, बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा किया है। जेवर क्षेत्र जो पिछड़ा माना जाता था, वहाँ पर 5,000 हेक्टेयर में बनने वाला ये हवाई अड्डा लाखों युवाओं को रोज़गार देगा। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मांग और ज़रूरत पूरी हुई है अपने इस क्षेत्र की। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जेवर तक मेट्रो ट्रेन पहुंचेगी। मेट्रो का जाल पूरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर किस तरह से बढ़ा है, ये अपने आप में मिसाल है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे के माध्यम से आप मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट और गुड़गांव मानेसर की दूरी मात्र 75 मिनट रह गई है। देश का पहला आज़ाद भारत का बोटेनिकल गार्डन हमारे क्षेत्र को मिला है। बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ की लागत से भारत सरकार का THDC के माध्यम से एक पावर प्रोजेक्ट हम लोगों को, हमारे क्षेत्र को मिला है। पहला हमारे साथ नेशनल म्यूजियोलॉजी इंस्टीट्यूट देश का हमारे क्षेत्र को मिला है। पहला फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हमारे क्षेत्र का हम गौतम बुद्ध नगर नोएडा को मिला है और जिसका शिलान्यास नहीं, हमने उद्घाटन किया है, उनको लोकार्पण किया है। ठीक है, तो सर कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि आपकी सीट बदली जा सकती थी, इसकी वजह क्या थी? क्या इस बार पिछले बार के मुकाबले हालात मुश्किल है आपके लिए? पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, मेरे खानदान में किसी ने राजनीति नहीं करी। जब पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। पार्टी ने मुझे यहाँ से दोबारा भेजा, पार्टी मुझे कहीं से भी अगर भेजती तो मैंने पार्टी से कहा था कि आप मुझे जो भी उचित समझे, जहाँ से भी समझे, आपका हक है। और मुझे खुशी है पार्टी ने मुझे दोबारा अपने इसी क्षेत्र से दिया है। मैं मानसिक रूप से तैयार था कि कहीं से भी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। ठीक है, एक चीज़ और है सर कि इस बार चर्चा इस बात की है कि 2014 में तो मोदी लहर थी और आपने रिकॉर्ड जीत यूपी में दर्ज कर ली, लेकिन इस बार मोदी लहर नहीं है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है या कह रहा है, तो क्या बीजेपी को खतरा हो सकता है? देखिए, आपने जिस लहर को शब्द का कहा है, उस वक्त मोदी जी के इतिहास में था 15 वर्षों का मुख्यमंत्री पद का काल, जिसमें उन्होंने गुजरात को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। अब उसमें ये 5 वर्षों का कार्य जुड़ गया है कि देश को एक ऐसा नेता मिला है जो फैसले ले सकता है। डिमोनेटाइजेशन का फैसला, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला, जीएसटी का पूरे देश का एक टैक्स हो, ये फैसला, देश के 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ जनसंख्या को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल सुरक्षा कवर देना, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर घर तक गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीबों के लिए घर पहुंचाना, देश के टॉयलेट पहुंचाना, ये कल्पना किसकी हो सकती है? 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट को देना, एक ऐसा नेता आज हमें मिला है। मैं अगर इस सुनामी को अगर आप उचित समझे तो वो लहर थी, ये सुनामी होगी। तो 2014 और 19 का मुकाबला अगर करें सर, तो इस बार राह आसान है, मुश्किल है, चुनौतियां क्या रहेंगी? देखिए, मैं तो उस बार से बहुत आसान समझ रहा हूं। 2014 में जिस तरह से हम पहली बार देश के सामने अपना विकास का नक्शा लेकर गए थे, इस बार हम उस नक्शे में रंग भर चुके हैं, वह नक्शा धरातल पर आ चुका है। तो मैं समझता हूं कि पिछले बार से हमें और आसान होगा इस बार का चुनाव, क्योंकि इस बार हमने सब चीजों को धरातल पर लाए। कोई एक विषय ऐसा बताएं जिस पर खाली घोषणा हुई और काम ना शुरू हो। तो सर इस बार आप कह रहे हैं काम बहुत कर दिया और इसीलिए आप निश्चिंत हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, उससे कोई चुनौती है, उससे कोई खतरा है आपको?
देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, ये जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं मायावती जी एक भी सीट एमपी की नहीं है सपने प्रधानमंत्री बनने की, एक भी एमपी नहीं है, और कुल 35 सीटों पर लड़ रही हैं। उन्हें पता है कि 272 सीटें जिसके पास होंगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चुनाव नहीं लड़ रही, किन कारणों से मैं इस पर नहीं कहना चाहूँगा, उनका व्यक्तिगत फैसला है। प्रधानमंत्री बनने के लिए एक प्रधानमंत्री एमपी तो होना चाहिए ना। आज दूसरा सवाल ये उठता है, उनके साथ 35 सीटों पर तुम्हारे अखिलेश जी लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर 70 होते हैं, 2 सीटों पर अजीत सिंह जी लड़ रहे हैं, सो कॉल्ड जो गठबंधन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 72 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, 272 सीटों पर प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। और क्या इनका इतिहास है? सिर्फ लूट खसोट भ्रष्टाचार फैलाना, ये इनका इतिहास है। चाहे मायावती जी की बात कर लें, चाहे अखिलेश यादव जी की बात कर लें, ये इनका इतिहास है। कांग्रेस को उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा कि उस गठबंधन का हिस्सा भी बनाए। उनके लिए कह रहे हैं कि हम आपके लिए चाहो तो 2-4-3 सीटें छोड़ सकते हैं। एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, ये एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। एक कह रहा है मैं तुम्हारे लिए 3 सीट छोड़ सकता हूं, कोई कह रहा है मैं 7 सीट छोड़ सकता हूं। तो उन्होंने तो सर कांग्रेस को इस लायक नहीं समझा, लेकिन बीजेपी क्या कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को इस लायक समझती है कि ये माने कि उससे बीजेपी को खतरा है यूपी में? देखिए, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। प्रियंका जी इस देश की बेटी हैं, प्रियंका जी उस गांधी परिवार की भी बेटी है। आज भी गांधी परिवार अपने उस परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ पा रहा है। यही विडंबना है इस देश की, यही विडंबना है। और उसी विडंबना की कड़ी में एक और श्रृंखला जुड़ जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या प्रियंका जी उस गांधी परिवार की बेटी नहीं थी? क्या आज नहीं है? क्या आगे नहीं रहेंगी क्या? और क्या वो अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपने सुझाव, अपना जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकती, क्या उन्होंने आज तक नहीं किया होगा क्या? तो इसलिए उनके आने न जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, लेकिन सर विडंबना तो ये भी है ना सर कि चुनाव आते नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं से उचित नहीं लगता। एक वीडियो आपका भी वायरल हुआ सर, जिसमें आप प्रियंका गांधी के लिए कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए साफ दिखते हैं। माफी मांगेंगे उसके लिए आप? देखिए, मैं अगर मुझसे कोई गलती होती, मुझे क्षमा मांगने में एक भी वो को एक होली मिलन का कार्यक्रम था, और आप अपने उस वीडियो को दोबारा देख लें। मैंने किसी को शब्द नहीं कहा है, मैंने किसी के लिए, ना प्रियंका जी के लिए, ना किसी के लिए ये नहीं कहा कौन क्या है कौन नहीं है। मैंने सुनिए उस वीडियो को, मैं चाहूंगा देश दोबारा उस वीडियो को सुने जिसमें मैंने ये कहा प्रियंका जी ये इस देश की बेटी हैं, गांधी परिवार की बेटी हैं। मैंने कहीं भी अगर सुनो तो मैं देश से क्षमा मांगने को तैयार हूं। मैंने कहीं भी ये कहा हो कि वो क्या है, मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि कौन पप्पू है कौन नहीं, मैंने किसी के लिए नहीं कहा। खैर, एक और बड़ी खबर आई सर कि सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, सैम पित्रोदा कौन है ये देश जानता है, ये उसी गांधी परिवार के पाले हुए हैं। आज वो सैम पित्रोदा नहीं है, ये राष्ट्रीय शर्म है। मैं कहूंगा वो शेम पित्रोदा है। देश के जवानों पर की नियत पर, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाना देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मैं समझता हूं ये शर्मनाक घटना हुई है। याद करें वो दिन जब इंदिरा गांधी जी के समय पर 90,000 सैनिक देश के फौजी उनको गिरफ्तार कर लाए थे देश में, तो इंदिरा गांधी जी के गले में माला डाली थी हमने। और वो याद करें कि उन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनके लिए जांच होने जा रही है कि उनका प्रूफ पेश करें। हमने तो प्रूफ नहीं मांगा उनसे। ठीक है, आपने प्रूफ नहीं मांगा सर, लेकिन उधर रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक जो है वो जानबूझकर करवाया गया। सवाल तो उठ रहे हैं सर, आप सबूत क्यों नहीं देते? देखिए, रामगोपाल जी का मैं सम्मान करता हूं, वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास पॉलिटिशियन है। मैं अपेक्षा नहीं करता हूं कि उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा। और मैं समझता हूं कि देश के शहीदों पर कुछ भी कहना, देश के जवानों पर कुछ भी कहना, पक्ष विपक्ष की राजनीति, स्वतंत्र एक ऐसे लोकतंत्र की अच्छी परिचायक है। लेकिन उस लोकतंत्र को अंदर पक्ष विपक्ष की राजनीति को इस स्तर तक ले जाना कि हम अपने जवानों पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, ये शर्मनाक है। सर, जब लिस्ट आई तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं था। गांधीनगर से उनको इस बार नहीं लड़ाया जा रहा। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने ही शीर्ष नेता का टिकट काट दिया, अच्छी विदाई नहीं की। देखिए, मैं समझता हूं कि आडवाणी जी हमारे अटल जी के बाद एक पिता तुल्य हमारे मार्गदर्शक हैं। पूरी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका पिता के समान सम्मान करते हैं, मार्गदर्शक के नाते सम्मान करते हैं। आज 92-93 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है। और कोई भी फैसला जो लिया गया है, हालांकि ये मेरी हैसियत नहीं कि मैं उस फैसले पर कोई टिप्पणी करूं या कोई विश्लेषण उसका करूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। और उनकी सहमति से, उनकी सलाह से ही जो भी फैसला लिया गया होगा और लिया भी जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला और हमसे इतनी चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।